हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्पीकर साहब, भारत की आबादी 1 अरब आंकड़े कई साल पहले पार कर चुकी है। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा है। यह बात ठीक है कि साधन सीमित है और जनसंख्या असीमित होती जा रही है, जिसका बुरा असर हमारे अधिकांश संसाधनों पर पड़ रहा है। जनसंख्या में हो रही वृद्धि के कारण आवास, भोजन और रोजगार से जुड़ी समस्याओं से हमारी अर्थव्यवस्था दो चार हो रही है। अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी का गलत तरीके से दोहन हो रहा है। जिस जमीन पर किसान खेती कर रहे थे, वहां आज बहुमंजिला इमारत ही इमारत बन रही है, जिसके कारण हमारी भौगोलिक व्यवस्था बिगड़ रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि धार्मिक राजनीति के चलते कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पाई है। बेहतर है कि देश की चिंता करने वाले लोग जनसंख्या नियंत्रित करने के उपायों के बारे में सोचें। एक परिवार में एक सदस्य के 1 या 2 बच्चे हों, उनको ही सरकारी सुविधा का लाभ देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तभी जाकर हमारा देश विकास के रास्ते पर चल सकेगा। स्पीकर महोदय, मैं भारत की आबादी के बारे में पहले से ही अपना मुख्य वक्तव्य दे चुका हूं और आज भी बतलाना चाहता हूं कि भारत में बढ़ रही जनसंख्या और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। दिन प्रतिदिन घटते भूजल स्तर से हमारा जीवन दिन पर दिन असुरक्षित होता जा रहा है। खास तौर पर आज भी शहरी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात सर्वे के माध्यम से मालूम हुई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जल संकट वाले 20 शहरों में से 5 भारत के अंदर मौजूद है। यह सब कुछ जानते हुए भी हमारे राजनीतिक दल मुफ्त और रियायती दर पर पानी देने के बारे में घोषणा कर देते हैं। दरअसल लोग राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि उन्हें पर्यावरण, जल, जमीन आदि की महत्ता नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी तरफ देश में प्रति व्यक्ति जल की खपत में निरंतर हो रही वृद्धि यह चेतावनी दे रही है। फिर भी इस बात से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ज़रूरी यह है कि हमें बूंद बूंद जल की अहमियत को नज़रअंदाज न करके उसको संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के कारण घाटी में विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस बुलाया जाएगा। 60 वर्षीय राजनीतिज्ञ शेख अब्दुल्ला ने विस्थापित हिंदू भाइयों को वापस लाने की प्रतिज्ञा कर ली है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दिए जाने से संबंधित एक सवाल के जवाब में बतलाया कि यह सब कार्य केंद्र सरकार से होने वाली बातचीत पर निर्भर करता है। मैं फिलहाल जल्दबाजी में कोई कदम उठाना नहीं चाहूँगा। श्री अब्दुल्ला का कहना है कि हमारे चुनाव
घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थी, जिसने यहाँ की जनता को बहुत प्रभावित किया था। घाटी में पुनः शांति बहाल हो, इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। यहाँ की जनता जो प्रभावित हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि यह चुनौती भरा कार्य है। उनके घर और उनकी संपत्ति निश्चित रूप से उन्हें ही मिलना चाहिए और बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि 3 वर्षों के अंदर सभी शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। उन्हें केंद्र सरकार पर भरोसा है कि अपनी जनता से किए गए वायदों को वह पूरा करने में मदद करेगी। श्री अब्दुल्ला को यह पता है कि चुनौतियां बहुत कठिन हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का संबंध है, मैं समझता हूँ कि उसने अभी तक अप्रत्यक्ष युद्ध नहीं छोड़ा है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ सकती है। उनका कहना यह है कि वह आतंकवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उन्हें माफ़ी दे दी जाएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अब उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे अलग थलग पड़ गए हैं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके संबंध में बताया कि वे एक निष्कपट, ईमानदार, स्वच्छ छवि और नई विचारधारा के व्यक्ति हैं। शेख अब्दुल्ला को पूरा भरोसा है कि वे जम्मू कश्मीर को अधिकतम स्वायत्तता दे देंगे। स्पीकर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उस क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर और स्थिति बेहद दयनीय है। कई वर्षों से इस मार्ग पर कार्य नहीं कराया गया है। कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अनेक जगह सड़क के अवशेष मात्र बचे हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग अपनी फसल को मजबूरी में कम दाम पर गांव में ही बेच देते हैं, क्योंकि फसल को मंडियों तक लाने में आवागमन की असुविधा होने में भयंकर परेशानी हो रही है। फसल को कम कीमत में बेचे जाने से किसानों का नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है। उनकी हालत और स्थिति दयनीय होती जा रही है। माननीय सांसद महोदय की ओर से विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था, किंतु विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मैंने सुना है कि विभाग की लापरवाही के कारण जनता में शासन के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है, जो कभी भी जन आक्रोश और आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। आपसे निवेदन है कि इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष जी, मेरा तीसरा प्रश्न वाणिज्यिक कर विभाग के बारे में है और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अनेक शहरों में संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए आम नागरिक को स्टाम्प पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। कभी कभी स्थिति यह होती है कि 10 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की कीमत वाले स्टाम्प पेपर बाजार में उपलब्ध नहीं रहते हैं। नागरिकों को बाजार में स्टाम्प खरीदने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वहां पर उन्हें ज़्यादा दाम देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखा जाता है कि अन्य समय की तुलना में मार्च में रजिस्ट्रियां ज़्यादा होती हैं।
कोषालय में अग्रिम चालान देने पर विक्रेता को स्टाम्प उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बाजार में छोटे से लेकर बड़े स्टाम्प पेपर कमी के कारण आम आदमी को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और अलग अलग दुकानों से स्टाम्प खरीदने के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि शासन इस ओर शीघ्र ध्यान देगा तो जनता पर बड़ी कृपा होगी, जनता का कष्ट दूर होगा, जनता की परेशानी दूर होगी। विराम।